है कि ईवीएम की जो तकनीक है उसको इस देश के पढ़े लिखे लोग, मैं अगर मतदाताओं की उसमें कहूं संख्या में, तो 99% से ज्यादा, 99% से ज्यादा जो वोटर है वो नहीं जानता कि तकनीक क्या है और ये कैसे काम करती है। अपना जो उसका अधिकार है, मताधिकार, जिससे बाकी तमाम अधिकारों की रक्षा होती है और उसके बाद बाकी सारे अधिकार आते हैं, उनको बचाने के लिए तरीका वो होना चाहिए जो पूरी तरह से पारदर्शी हो। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों के अधिकार की बात हो रही है कि ईवीएम के मसले को लेकर विपक्षी पार्टियों को आंदोलन करना चाहिए और ईवीएम का बहिष्कार करते हुए देश में चुनाव नहीं होना देना चाहिए, तो उन लोगों को आना चाहिए। तो जिस तरह से मोदी सरकार या भाजपा इस देश की तबाही के लिए जिम्मेदार है, विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार होगा। लोकतंत्र का मतलब है, और लोकतंत्र बचेगा तब जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन ईवीएम के माध्यम से यह संभव नहीं है। जिस मशीन से गिनती होती है उसके विषय में कोई नहीं जानता, और इलेक्शन कमीशन की केवल एक ही जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी यह है कि जो व्यक्ति 18 साल का हो चुका है और उससे ऊपर की उम्र का है और जिंदा है, उस हर व्यक्ति का वोट होना चाहिए। ये कभी खुलासा करेंगे हम अभी 3-4 दिन बाद, आप देखेंगे कि कितना बड़ा घोटाला इलेक्शन कमीशन ने कर रखा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਵਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ। ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ईवीएम ਦੇ ਉੱਤੇ किस तरह के इतराज आ रहे हैं। सर, किस तरह के इतराज आ रहे हैं? ईवीएम क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ईवीएम की जो तकनीक है उसको इस देश के पढ़े लिखे लोग, मैं अगर मतदाताओं की उसमें कहूं संख्या में, तो 99% से ज्यादा, 99% से ज्यादा जो वोटर है वो नहीं जानता कि तकनीक क्या है और ये कैसे काम करती है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, IAS IPS ऑफिसर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपके जो हैं एडवोकेट्स, PhD किए हुए लोग, पढ़े लिखे लोग, वो नहीं जानते। तो इस देश की जो आधी आबादी है अनपढ़, वो कैसे जानेगी? क्या उसको हक नहीं है कि जिस अपना जो उसका अधिकार है, मताधिकार, जिससे बाकी तमाम अधिकारों की रक्षा होती है और उसके बाद बाकी सारे अधिकार आते हैं, उनको बचाने के लिए तरीका वो होना चाहिए जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, जिसे वो जानता हो, जिस तरीके से वो आंखों के सामने ये निश्चित कर सके कि वो जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वोट देना चाहता है उसकी वोट उसी कैंडिडेट और उसी पार्टी को गई है, और ये बैलेट पेपर के अलावा नहीं हो सकता। ईवीएम में कोई पारदर्शिता नहीं। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਤੇ ईवीएम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? नहीं, बिल्कुल मुझे पक्का विश्वास है। संयुक्त किसान मोर्चा किस लिए लड़ा? संयुक्त किसान मोर्चा में किसान इसलिए लड़े क्योंकि वो पूरे देश का सवाल था, केवल किसानों का नहीं था। इस देश के तमाम लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी। सो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा लड़े, और इसलिए हम उनके साथ में लगातार थे, कंधे से कंधा मिला के। 13 महीने हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े, और आखिर में तीनों कानून जो थे वो वापस हुए। मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई भी, अगर वोट का अधिकार है मेरा, तो क्या आपका नहीं है? क्या आपका नहीं है? क्या संयुक्त किसान मोर्चा में जो लोग हैं उनका नहीं है? इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को वो अधिकार है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों के अधिकार की बात हो रही है, तो साथ देंगे वो। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਮਤਦਾਨ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ईवीएम ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं, मैं मानता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उनको साथ में आना चाहिए था, बल्कि अब तक तो आ जाना चाहिए था। और जैसे आप देखें कि आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले सैम पित्रोदा, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के वो रहे हैं तकनीकी सलाहकार, और इस देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाने वाले वो हैं, कंप्यूटर को लाने वाले वो हैं। आज 80 साल की उम्र में भी जब उन्होंने पीछे कहा है, वहां रहते हैं, वो शिकागो में रहते हैं, वहां उन्होंने कहा बाकायदा कि ईवीएम के मसले को लेकर विपक्षी पार्टियों को आंदोलन करना चाहिए और ईवीएम का बहिष्कार करते हुए देश में चुनाव नहीं होना देना चाहिए। तो उन लोगों को आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे। मैं नहीं जानता क्यों नहीं आ रहे, पर मैं इतना विश्वास है कि यह आंदोलन जैसे बढ़ रहा है,
ये जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। आप बहुत जल्दी देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर पूरे देश में आंदोलन होगा। तो उस स्थिति में अब नहीं आएंगे तो तब आएंगे, जरूर आएंगे। और अगर नहीं आएंगे तो जिस तरह से मोदी सरकार या भाजपा इस देश की तबाही के लिए जिम्मेदार है, विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार होगा। कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, पश्चिमी बंगाल में भी जो ममता जीती है, लगता है कि किसी ना किसी तरीके नाल ये पार्टियां दे इतराज अजे नहीं आ रहे ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ईवीएम ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ है? नहीं, ईवीएम का लोकतंत्र के साथ संबंध यह है कि लोकतंत्र का कहना है, लोकतंत्र का मतलब है, और लोकतंत्र बचेगा तब जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। अगर पारदर्शी होगी तो वाकई में इस देश के लोग जिसको वोट दे रहे हैं वही जीत के आएगा। लेकिन ईवीएम के माध्यम से यह संभव नहीं है। जिस मशीन से गिनती होती है उसके विषय में कोई नहीं जानता। मैंने अभी बताया आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़कर बाकी कोई नहीं जानता कि वो मशीन की स्थिति क्या है, कैसे उसकी तकनीक और कैसे वो काम करती है। दूसरा, लोकतंत्र बचेगा तो ही सबके अधिकार बचेंगे। और आज की जो सरकार है वो लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहती है? क्योंकि लोकतंत्र में आपको बोलने का अधिकार है, आपको संघर्ष करने का अधिकार है। ये अधिकार राजतंत्र में नहीं होता। पर सियासी जो पार्टियां हैं, मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं आ रही हैं, वो कल उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें विरोध इसका करना ही पड़ेगा। और ईवीएम का और इसका लोकतंत्र का जो जोड़ है या संबंध है वो इसलिए है कि जो वर्तमान सरकार है वो सरकार ईवीएम के माध्यम से वोटों की लूट करके बन रही है। पर इलेक्शन और ईवीएम अगर खत्म हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, मोदी सरकार 543 लोकसभा सीटों में, हालांकि मोदी तो कह रहे हैं इस बार सारी सीटें जीत के आएंगे, मैं कह रहा हूं अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो 40 सीटें नहीं जीत पाएंगे वो। इलेक्शन कमीशन की भूमिका ਨੂੰ किस तरह ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ इलेक्शन कमीशन जो है सारा कुछ जानता ही होएगा ਤੇ इलेक्शन कमीशन की भूमिका की अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इलेक्शन ਹੁੰਦੀ है। इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है वो इस चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देश के संविधान ने इलेक्शन कमीशन पर किसी तरह का दबाव न हो, क्योंकि सरकार किससे बनती है? सरकार बनती है चुनाव के बाद ही। तो चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, स्वतंत्र हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट किया। इतना ताकतवर किया कि जिस समय चुनाव हो रहे हैं केवल इलेक्शन कमीशन ही हुकूमत चलती है, किसी और की नहीं चलती। और दूसरा ये किया कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन नियुक्त हो जाएगा, अपनी सेवा के समय तक उसे कोई हटा नहीं सकेगा। उसको हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट को, जज को हटाने की प्रक्रिया है, और वो है महाभियोग, इंपीचमेंट। उसके बिना उसे हटाया नहीं जा सकता। और इंपीचमेंट इस देश में अभी तक तो किसी का हुआ नहीं। ये सारे के सारे जो प्रोटेक्शन के जितने भी बिंदु हैं वो इसलिए दिए गए कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में ना आए। और इस देश में ऐसा हुआ भी है जब टीएन शेषन साहब ने बिना किसी दबाव के इलेक्शन कराए, सब कुछ करा के दिया। तो सब कुछ होता है, लेकिन जब इंसान ही बिक जाए, इंसान ही मानसिक रूप से गुलाम हो जाए सरकार का या किसी व्यक्ति विशेष का, तब आप क्या करेंगे? तो इस सारे के सारे जो सेफगार्ड हैं, सारी के सारे प्रोटेक्शन के जितने भी पॉइंट है, सब धरे रह जाएंगे। संविधान ने पूरी व्यवस्था की है और इलेक्शन कमीशन की केवल एक ही जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी यह है कि जो व्यक्ति 18 साल का हो चुका है और उससे ऊपर की उम्र का है और जिंदा है, उस हर व्यक्ति का वोट होना चाहिए। एक अभी खुलासा करेंगे हम, अभी 3-4 दिन बाद आप देखेंगे कि कितना बड़ा घोटाला इलेक्शन कमीशन ने कर रखा है, और पूरा सबूतों के साथ करेंगे। तो उसका एक तो वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, दूसरा इलेक्शन पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी होना चाहिए। यह जिम्मेदारी है, इसके अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੈਲਟ ਬਕਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰੀਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਮਸਾ ਟੀਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ।